अपसारित कर देता है, मतलब फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण जब दर्पण से टकराता है तो दर्पण से टकराने के बाद फैल जाती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्यारे बच्चों, कैरियर ग्रीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कई सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम आगे के कुछ टॉपिक को कवर करने जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर में हम लोगों ने अपवर्तन का डेफिनेशन और अपवर्तन से रिलेटेड कई सारे पॉइंट को पढ़ चुके हैं। आगे का पॉइंट हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जब कोई दो माध्यम हो और इन दोनों माध्यम के अपवर्तनांकों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम अच्छी तरीका से समझ पाएंगे। मान लो कि एक माध्यम है, ठीक है, इसका नाम है माध्यम 1। प्रथम माध्यम को हम लोग कह सकते हैं, प्रथम माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसे N1 कहेंगे और माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो N2 है। तो इसका आपेक्षिक अपवर्तनांक अगर हमें निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा? N1 बाय N2। इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष होगा, इसलिए N12 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। फॉर एग्जाम्पल, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका मतलब है हीरा बहुत ज्यादा सघन माध्यम है और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाती है। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का जो चाल होगा, लाइट का जो स्पीड होगा, उतना ही क्या होगा? कम होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश का चाल उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक खूब सुंदर सा प्रिज्म का इमेज दिखाया गया है। प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म का क्या यूज होता है, ठीक है, हम लोग प्रिज्म के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इन सारे बातों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब प्रिज्म क्या है, उनका डेफिनेशन को जानते हैं। तो कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा हो और जिसके कोई भी 2 फलक आपस में समांतर ना हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह 5 सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या होता है। त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या होता है? तो ऐसा प्रिज्म जिसके 2 सम्मुख फलक समांतर ना हो, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहलाता है। इसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतहें होती है। जैसा कि यह इमेज में आपको दिखाया गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। इस इमेज को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपार्श्व प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होगा? 2 सम्मुख फलक समांतर ना हो, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहलाता है। इसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतहें होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम। मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इन सारे बातों को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण का डेफिनेशन देखेंगे। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब कोई श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में बट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब जब कोई भी प्रकाश, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से आकर टकराता है तो इसको अलग अलग कलर में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है और टोटल ये 7 कलर में डिवाइड करता है।
तो जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसे अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। यही घटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम, यहाँ पे डिफरेंट कलर को विजुअलाइज किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रिज्म के बाहर रखा गया वह पर्दा, प्रिज्म के बाहर रखा गया वह पर्दा जिस पर 7 रंग दिखाई देते हैं उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश हम गुजारेंगे तो उसके बाहर में जो हमारा कलर दिखेगा, जिस पर्दे पर दिखेगा, वही पर्दा क्या कहलाएगा? तो वही पर्दा हमारा वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे डाला जा रहा है और बाहर में हमारा सारा का सारा कलर क्या हो रहा है? विजुअलाइज हो रहा है। जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सारा का कलर क्या हो रहा है? विजुअलाइज हो रहा है। और इसी कलर को विजुअलाइज जो कर रहा है, जिस पर्दे पर यह विजुअलाइज हो रहा है, जिस पर्दे पर यह दिख रहा है, इस पर्दे को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ये वर्णपट जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध वर्णपट, जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई देता है। शुद्ध वर्णपट में क्या होगा कि सारा का सारा कलर जो है एकदम क्लियर दिखाई देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध वर्णपट कहेंगे। दूसरा है अशुद्ध वर्णपट, जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई ना दे, उसे हम लोग कहेंगे अशुद्ध वर्णपट। जिसमें अस्पष्ट एकदम क्लियर दिखाई दे उसे शुद्ध वर्णपट कहेंगे, और जिसमें अस्पष्ट दिखाई नहीं दे उसे हम लोग अशुद्ध वर्णपट कहेंगे। तो वर्णपट की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध वर्णपट और दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट में क्या होता है कि सारा कलर एकदम साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और अशुद्ध वर्णपट में क्या होता है कि कलर साफ दिखाई नहीं देता है। वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? एक क्वेश्चन टाइप्स है, वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। तो सभी रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। मतलब जितने भी कलर हैं, सारे कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो सभी रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है, इसलिए उनका विचलन भी अलग अलग होता है। इसलिए उनका विचलन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है उसका विचलन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होता है। तो अलग अलग जो कलर होता है, अलग अलग जो रंग होता है, उसका तरंगदैर्ध्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है, जिस कारण से उसका विचलन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। इसी कारण से बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी प्रकार से रेड कलर का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए रेड कलर का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। तो साफ शब्दों में आप कह सकते हो कि जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उस रंग का विचलन कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। जैसे बैंगनी रंग का अगर बात करें, उसका तरंगदैर्ध्य कम है इसलिए उसका विचलन ज्यादा होता है, और लाल रंग की अगर बात करें तो उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, इसलिए सबसे कम विचलन जो होता है ना वो रेड कलर का ही होता है। प्रकाश की श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, ये न्यूटन साहब जी का जो प्रयोग है, इसके लिए 2 प्रिज्म लेते हैं। अब पहले प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरे प्रिज्म का आधार को ऊपर रखते हैं। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश भेजते हैं तो वह 7 रंगों में बट जाता है, ऐसा प्रमाण की है। ठीक है, प्रमाण की श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, ये प्रूव्ड किए हैं। और जब ये 7 रंग दूसरे प्रिज्म से गुजरते हैं तो वे एक बिंदु पर मिलकर फिर से श्वेत प्रकाश बना देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या है? मिश्रण है। 7 कलर का क्या है? मिक्सचर है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विचलन कोण। यह विचलन कोण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपली हम इसका डिफिनेशन कह सकते हैं कि बढ़ाई गई आपतित किरण और
निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से दर्शाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, जो इंसिडेंट रे है मतलब आपतित किरण है, इसको आगे आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने के बाद उसके बाद जो विचलन कोण बन रहा है, ये जो विचलन कोण बन रहा है, इसी कोण को ही हम लोग क्या कहेंगे, कहता है बढ़ाई गई आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये किरण जो बढ़ाया गया है ये, और इनके बीच का, ये निर्गत किरण है ना, इनके बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, तो विचलन कोण कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। इसको जो कहेंगे हम लोग विचलन कोण कहेंगे। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। अब आ जाइए लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक भाग वक्रित हो, जिसका कम से कम एक भाग क्या हो, वक्रित हो, लेंस कहलाता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। यह किसका बना होता है, प्रायः कांच का बना होता है। लेंस होने की शर्त क्या क्या है, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो तभी वह लेंस की तरह कार्य करता है। अब लिखा है लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सतह के आकार के आधार पर यह गोलीय और बेलनाकार होता है। गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जिस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसी प्रकार से गोलीय लेंस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। तो गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस हम किसे कहेंगे, उत्तल लेंस का डेफिनेशन को अगर हम जानना चाहे तो जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो, इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस की अगर बात करें तो जिसके बीच का भाग क्या हो, पतला हो, और किनारे का भाग क्या हो, मोटा हो, मतलब जिसका बीच वाला भाग मोटा हो और किनारे वाला भाग पतला हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। और जिसका किनारे का भाग मोटा हो लेकिन बीच का भाग पतला हो, उसे हम लोग अवतल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणों को फैला देती है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण को एक बिंदु पर ले जाकर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का काम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण, ठीक है, तो क्या कर देता है, ये फैला देता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब लेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा गया है, उसको हम लोग बेहतरीन तरीका से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस जिस गोले से बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। कहता है कि लेंस जिससे बना होता है, जिस गोले से बना होता है, उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और एक लेंस में हमेशा दो वक्रता केंद्र होता है। दूसरा है प्रधान अक्ष। दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तीसरा पॉइंट है फोकस। तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र। ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है,
तो प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु, वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। मतलब वैसा केंद्र जिस पर कोई भी प्रकाश की किरण अगर आएगा तो उससे गुजरने के बाद जरा सा भी उसमें क्या होगा? विचलन नहीं होगा, इधर उधर का झुकेगा नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट है फोकस दूरी। ये फोकस दूरी क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच का जो दूरी होता है, उसे हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। द्वारक क्या है? तो लेंस की वृत्तीय परिधि को द्वारक कहते हैं। लेंस का जो वृत्तीय परिधि होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो द्वारक कहेंगे। अब कुछ नोट है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस से कम होती है। अगर हम लेंस में बात करें तो जो लेंस मोटा होगा उसका जो फोकस दूरी होगा वो जो पतले लेंस के कंपेयर में क्या होगा? कम होगा। मोटे लेंस का फोकस दूरी पतले लेंस से कम होती है। लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, केवल फोकस बदलता है। लेंस में अगर बात करें हम तो उसका वक्रता केंद्र जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वह बदलता नहीं है। बदलता क्या है? तो केवल और केवल फोकस दूरी बदलता है। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। लेंस में सारा डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है। जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए तो लेंस कांच की पट्टी की तरह कार्य करता है और उसका फोकस अनंत हो जाता है। उसका फोकस क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। उत्तल लेंस के भाग। तो उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 3 भागों में बटा होता है। एक होता है उभयो उत्तल लेंस और दूसरा होता है समतलो उत्तल लेंस और तीसरा होता है अवतलो उत्तल लेंस। उभयो उत्तल लेंस कैसा होता है? जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि वैसे लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो उसे हम लोग उभयो उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब जब लेंस का दोनों भाग कैसा हो? उत्तल लेंस हो, तो उस लेंस को हम लोग कहेंगे उभयो उत्तल लेंस। और दूसरा है समतलो उत्तल लेंस। समतलो उत्तल लेंस किसे कहेंगे? जिसका एक भाग तो उत्तल होगा लेकिन दूसरा भाग जो होगा ना वह समतल होगा। ठीक है, तो वैसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? समतलो उत्तल लेंस कहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डिफिनेशन में, वैसे लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग उत्तल हो, समतलो उत्तल लेंस कहलाता है। तीसरा है अवतलो उत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसका पहला भाग अवतल तथा दूसरा भाग उत्तल हो उसे अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। जिस प्रकार से उत्तल लेंस का 3 भाग था उसी प्रकार से सेम टू सेम अवतल लेंस का भी कितने भाग है? 3 भाग है। अवतल लेंस का भी 3 भाग है। एक है उभया अवतल लेंस, दूसरा है समतलावतल लेंस और तीसरा है उत्तलावतल लेंस। तो उभया अवतल लेंस जो होता है वैसा लेंस जिसके दोनों भाग अवतल हो उसे उभयावतल लेंस कहलाता कहेंगे। ठीक है, अवतल लेंस का वह भाग जिसका दोनों का दोनों भाग क्या हो? अवतल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उभयावतल लेंस। और समतलावतल लेंस किसे कहेंगे? वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग अवतल हो उसे समतला अवतल लेंस कहते हैं। उत्तला अवतल लेंस किसे कहेंगे? तो वैसा लेंस जिसका पहला भाग उत्तल तथा दूसरा भाग अवतल हो उसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया, जिनका दोनों भाग अवतल हो उसे कहेंगे उभयावतल और जिनका एक भाग अवतल हो और दूसरा भाग समतल हो उसको कहेंगे समतलावतल और जिसका एक भाग क्या हो? पहला वाला भाग उत्तल हो और दूसरा वाला जो भाग हो वो अवतल हो उसे हम लोग कहेंगे उत्तलावतल लेंस। अब है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका फोकस दूरी पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। देख पा रहे होंगे कि उत्तल लेंस है, इसमें
इसके मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। और इसके समांतर कई सारा किरण आ रहा है, इसके समांतर क्या हो रहा है, कई सारा किरण आ रहा है। और यह किरण जैसे ही इस लेंस में टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, एक पॉइंट पर आके सारा क्या हो जा रहा है, ज्वाइंट हो जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे आके क्या हो जा रहा है, अभिसरित हो जा रहा है, ठीक है। इस कारण से हम लोग उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट काम किसका होता है, अवतल लेंस का। अवतल लेंस क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को अपने में से गुजरने के बाद उसको फैला देता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है अपसारी लेंस। अब आप देख पा रहे होंगे कि अपसारी लेंस हम किस लेंस को कहेंगे, तो अपसारी लेंस हम कहेंगे अवतल लेंस को। इसका काम क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि कई सारे, ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर कई सारे किरण आ रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद ये जैसे ही दर्पण को टच करता है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाता है, ये इनके बीच का दूरियां बढ़ जाता है, इनके बीच का दूरियां बढ़ जाता है, मतलब यह अपसारित कर देता है, मतलब फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण जब दर्पण से टकराता है तो दर्पण से टकराने के बाद फैल जाती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणों को फैला देती है, इसीलिए इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। इसका फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। अब हम लोग लेंस में प्रतिबिंब को पढ़ेंगे, लेंस में प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम लोग उस स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बनाने के दो नियम। उत्तल लेंस के लिए क्या क्या नियम होता है, तो उत्तल लेंस के लिए नियम है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आएगा तो वह किरण अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी पार हो जाती है, और जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगा तो उसमें कोई भी प्रकार का विचलन नहीं होगा, वो सीधी रेखा में चला जाएगा, निकल जाएगा वो। उत्तल लेंस में वस्तु की स्थितियां और प्रतिबिंब, मतलब कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो जब हम वस्तु को O और F के बीच में रखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो वस्तु रखा गया है F और O के बीच में रखा गया है, तो जब वस्तु को हम F और O के बीच में रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा बाबू, वो सबसे पहले तो काल्पनिक बनेगा, दूसरा काल्पनिक बनेगा तो ऑब्वियसली सीधा बनेगा। जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, और वस्तु की ओर ही बनता है, और वस्तु के ओर ही बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है, ठीक है। घड़ी साज छोटे अक्षर पढ़ने में इसका उपयोग करता है। किसका उपयोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग। जब हम वस्तु को, अब हम बात करें उत्तल लेंस में दूसरे पोजीशन में जब हम वस्तु को रखेंगे तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उस बात को हम लोग देखते हैं। जब वस्तु को कहां रखा गया है, F पर रखा गया है। कहां पर रखा गया है, F पर, मतलब कि फोकस पर रखा गया है वस्तु को। जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा ना बाबू, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि रियल इमेज बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, तो उल्टा होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, ठीक है। और बहुत बड़ा होगा और अनंत पर होगा, बहुत बड़ा होगा और कहां पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को F और 2F के बीच में हो, वस्तु कहां हो, तो आप देख पा रहे हैं कि वस्तु को F और 2F के बीच में रखा गया है। जब उत्तल लेंस में वस्तु को
2f और f के बीच में रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे बाबू वो हमेशा वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो आप सभी को पता है कि उल्टा होगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा होगा। तो वास्तविक है इसका मतलब यह उल्टा होगा। और बहुत बड़ा बनेगा 2f और अनंत के बीच में, बहुत बड़ा बनेगा 2f और अनंत के बीच में। जब वस्तु को 2f पर रखा जाएगा, कहां पे रखा जाएगा? 2f पर। वस्तु को जब हम 2f पर रखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इस चीज को देख लेते हैं। जब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं? उत्तल लेंस में वस्तु को जब हम 2f पर रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा बाबू वो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो ऑब्वियसली वह उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा 2f पर ही। मतलब जब उत्तल लेंस में हम किसी वस्तु को 2f पर रखेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और 2f पर ही बनेगा। और कहां पे बनेगा? 2f पर ही बनेगा। और वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। जब वस्तु 2f और अनंत के बीच हो, जब वस्तु कहां हो? 2f और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और छोटा बनेगा f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो, अब वस्तु को कहां रखा गया है? अनंत पर। ठीक है, वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। कहां पर? f के पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? f पर। तो उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को कहां रखेंगे? अनंत पर रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और f पर बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तल लेंस में अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? तो उत्तल लेंस में जब भी हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बाबू वो हमेशा वास्तविक बनेगा और वास्तविक जब बनेगा तो वह उल्टा होगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा होगा f पर बनेगा। तो क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक था। बाकी का क्लास जो है, बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।